हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सलेंट मेंटर। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बॉयज हाई स्कूल प्रयागराज का फर्स्ट टर्म का जो एग्जामिनेशन हुआ था पिछले साल ईयर 23-24 में। तो उसका सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, फिजिक्स के पेपर का सोल्यूशन करेंगे। तो जिससे आपका जैसे फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन आई गेस पास ही है, तो आपका जो प्रिपरेशन है आप इस वीडियो को देख करके चेक कर सकते हैं कि किस लेवल पर है। पहले आप ये अटेम्प्ट करिएगा कि जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आए तो पहले आप ट्राई करिए कि आप उसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए था। ये आपका टोटल 40 मार्क्स का ये सेक्शन था। इसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। पहला तो आपका ये टोटल 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या एमसीक्यूज थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या मिला है इसमें, 1 मीट्रिक टन में क्विंटल्स होते हैं, ठीक है। तो 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल्स होते हैं, डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर देंगे 10 क्विंटल, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। अगर आपको इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो उसके लिए देख कौन सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, इनसाइड जॉब। इनसाइड जॉब से आप इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ एट अ प्लेस इज इक्वल दिस। टी स्क्वायर वर्सेस एल का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से बनता है। टी स्क्वायर वर्सेस एल का ये कांस्टेंट होता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो ये होता है 4 पाई स्क्वायर बाय जी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बॉडी स्टार्ट its motion from A to B and comes back to point A after certain time interval. Point A and B are 20 meter apart. Say distance and displacement. ठीक है, इजी क्वेश्चन। कि दो पॉइंटर्स आपको दे के रखे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। दे आर 20 मीटर अपार्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया, देन वापस ए से बी, बी से ए वो रिटर्न आया। 20 मीटर गया, 20 मीटर वापस आया, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 40 मीटर टोटल। 40 मीटर यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद बोला है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, सारे आपको मीटर पर सेकंड में दिए हैं, तो आपको इसमें सिंपली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो सिंपली आप 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे हो जाएगा 4 इंटू 5, यानी आपका आंसर बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ जी मिनिमम एट। तो जी की वैल्यू कहाँ पर सबसे कम होगी। देखिए आपका अर्थ कुछ शेप का होता है, हल्का सा ऊपर से फ्लैटन पोर्शन, मतलब प्रॉपर ऐसा तो नहीं होता, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैटन टाइप में होता है। और ये रहा आपका अर्थ का सेंटर। और जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं इनको हम लोग पोल्स कहते हैं, और जो से आपके पॉइंटर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इक्वेटर्स। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस कम होती है, बट इक्वेटर की जो डिस्टेंस होती है सेंटर से वो काफी ज्यादा होती है। तो सेंटर से डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो सब मिनिमम होती है, ठीक है। और पोल सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस आपकी जो होती है वो मिनिमम होती है, इसकी वजह से पोल्स पे आपकी जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एंड इक्वेटर पे जाने पर जी की जो वैल्यू होती है वो सबसे मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन डिटरमाइन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इट इज अ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। हम लोग किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का आपको इसमें एग्जाम्पल देना है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट है, फ्रिक्शनल भी कॉन्टैक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच
टेंड्स टू रिटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये तो डेफिनेशन लिखी है और ये डेफिनेशन आप इनर्शिया की है। इनर्शिया आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो कि स्टेट रिटेन करने में मदद करती है। नेक्स्ट है द करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। आपको ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, क्योंकि आपकी जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है उसकी स्टेटमेंट ही होती है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि आपके फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन, सेम बॉडी पे तो नहीं एक्ट करते, सेकंड ऑप्शन है। हाँ, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगते हैं, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट जी की वैल्यू यहाँ पे पूछा है, तो जी की वैल्यू तो हमें याद होनी चाहिए, पहला ही ऑप्शन में लिखी है सही, 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन स्क्रीन मिरर द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सरफेस है पे आपकी इंसिडेंट रे ऐसे नॉर्मली गिरती है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा 0 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, फॉर टू मिरर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। देखिए अगर दो मिरर्स को ऐसे आपके दो मिरर्स है उनको बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे पैरेलल रख दिया और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इससे कितनी इमेजेस बनेंगी, तो इसका सीधा आंसर होता है इनफाइनाइट। ठीक है। जब ये पैरेलल वाला केस होता है तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस बनती है इनफाइनाइट। बाकी इसको फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे एंगल तो दोनों मिरर के बीच में कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे एंगल लिख देंगे 0 और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका बनता है इनफाइनाइट, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है। इस बार आपको 60 डिग्री का एंगल दिया है, लास्ट क्वेश्चन में आपको 0 था, इस बार 60 डिग्री का एंगल दिया है, तो यहाँ पे कितनी इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होंगी, तो सेम फॉर्मूला तो यही लगेगा 360 डिग्री, इस बार थीटा की जगह पे हम क्या प्लेस कर देंगे 60, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ गया। अब क्योंकि हमारा इवन आंसर आया है तो जब भी इवन आंसर आता है तो हमें उसमें से 1 को माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। माइनस इसलिए ही करना पड़ता है क्योंकि इवन वाले केस में हमेशा जो एक इमेज होती है वो दूसरे पे ओवरलैप कर जाती है, जब भी आपका आंसर इवन है तो आप उसमें से एक माइनस करें। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे 15 एमसीक्यू फिनिश हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है डिफाइन पिच ऑफ स्क्रू गेज। आपको यहाँ पे सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी है पिच ऑफ अ स्क्रू गेज के। तो देखिए पिच ऑफ अ स्क्रू गेज क्या होता है, ये है आपका फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है। पिच ऑफ अ स्क्रू is defined as the distance moved by the axis of a screw on one complete revolution, one complete rotation of head। ठीक है। तो ये आप रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन था, आपको लर्न करना था, तो आप ये डेफिनेशन याद होगी तो आपका आंसर आप परफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है, इसका आंसर यही मेंशन कर देगा 0.001 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ थिम्बल। थिम्बल का पर्पस क्या होता है, टू मार्क सर्कुलर। ठीक है। तो ये तीनों आपके लर्निंग कैपेसिटी के क्वेश्चन थे, ये कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। नेक्स्ट चलते हैं स्टेट हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। तो टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है, दोनों फैक्टर्स। देखिए पहले आप इसको फॉर्मूला याद रखें, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है।
ऐसे होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो आपको यहाँ आंसर में भी यही बनाना है, ठीक है, आप यही लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट आपका इफेक्टिव लेंथ से कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूले से टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो आपको यही लिखना है, बस यहाँ पे इनवर्सली की जगह क्या लिख देना है, डायरेक्टली, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, ये आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हाँ, तो ये पॉसिबल है, अभी हमें जस्ट एमसीक्यू में ही इसका क्वेश्चन दिया किया हुआ था। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो बट डिस्टेंस जीरो ना, इसका आंसर है ये, तो पॉसिबल है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना था, तो आप वही सेम एग्जाम्पल जो आपका क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, उसी को उठा के लिख सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड कम्स बैक टू इनिशियल पॉइंट। ए से बी गई, देन वापस बी से ए आ गई, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस तो होगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। या आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, व्हेन द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट देन डिस्टेंस इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इसका आंसर सी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है आपका। स्कूल बस है जो कि 10 की वेलोसिटी से मूव कर रही है। द बस ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड स्टॉप्स द बस इन 0.5 सेकेंड, फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द बस, ठीक है। यहाँ पे 10 है एंड 0.5। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में दिया है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और टाइम दिया है 0.5 सेकेंड, एंड आपसे ये भी बोला है कि बस रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी जो आपकी यहाँ पे बनेगी जीरो। आपसे पूछ रहा है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v माइनस यू ओवर टी। तो v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है -10 एंड टाइम है 0.5, ठीक है। तो ये जगह -10 ओवर 0.5, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आंसर बनेगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिसको आप फाइनल आंसर में लिखेंगे रिटार्डेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स और रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी पर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, तो इट कैन मूव और स्टॉप द रिजिड बॉडी, क्या ये रिजिड बॉडी को मूव भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है, हाँ, बट इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती, बट इट कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ रिजिड बॉडी। ये मूव भी कर सकता है, स्टार्ट भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है, बट शेप नहीं चेंज कर सकता, बिकॉज रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से फोर्स उसको इतना इजीली डिफॉर्म नहीं कर सकता है। नॉन रिजिड बॉडी पर क्या हो सकता है इसका, इट कैन चेंज शेप ऑफ नॉन रिजिड बॉडी का तो ये शेप भी चेंज कर सकता है, एंड नॉन रिजिड बॉडी and also it can change the state of, स्टेट में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेस्ट और मोशन, चाहे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो मोशन में तो उसकी बॉडी की स्टेट भी वो चेंज कर सकते हैं। सो आपका ये आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे चलते क्वेश्चन नंबर 6, क्रिकेट बॉल जिसका मास 100 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी 10 है, हमको लीनियर मोमेंटम निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। मास 100 ग्राम और वेलोसिटी आई 25 थी, 25 मीटर पर सेकंड। हमको फाइंड करना है मोमेंट। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है सिंपली मास वेलोसिटी, बट यहाँ पे मास ग्राम में दिया है तो इसको डिवाइड कर लीजिए बाई 1000, तो ये चेंज हो जाएगा आपका केजी में। तो 100/1000 25 कर देंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2.5 एंड मोमेंटम है तो इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर। यूनिट का आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट प्लीज टू बिटवीन अ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे लिख लेता है, आपको रियल और वर्चुअल इमेज में दो डिफरेंस लिखना है। साइड आपको ऐसे कॉलम बनाना है, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज में आप ये लिख सकते हैं कि इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट टेकन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन नहीं प्लॉट कर सकते हैं, बट रियल इमेज को कर सकते हैं। एंड यहाँ रियल का एक और हो जाएगा डिफरेंस, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, और इसका एक डिफरेंस क्या हो जाएगा वर्चुअल का, ऑलवेज करेक्ट। ये हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। ठीक, ये आपके दो डिफरेंस हो जाएंगे और ये भी आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg experiences a constant force of 10 Newton. What is the acceleration of the particle? और 2 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल। यहाँ पे आप मास गिवन है, नंबर 1 मास गिवन है 2 kg एंड फोर्स गिवन है 10 न्यूटन का, एंड आपको पूछ के रखा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F बाय एन। फोर्स यहाँ पे गिवन है 10, मास है 2, तो आपका आंसर बन जाएगा 5 मीटर पर। नेक्स्ट है स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, वो सीधा लर्न करके आंसर लिखना है। पहला लॉ ये होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एट नॉर्मल और लाई इन अ सेम। ठीक है, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा ये लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ शॉट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द गन गेट्स रिकॉइल एक्सप्लेन। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन तो बेसिकली ये होता है न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, एक्शन रिएक्शन की वजह से। बट आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन बुलेट गेट fired from the gun, it experiences a force of action by the gun, and the gun also recoils यहाँ पे लिख दे recoils the force of, या यहाँ पे recoils की जगह बेटर रहेगा, and the gun also experiences the force of reaction
उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो रिकॉइल, एंड द गन ऑल्सो एक्सपीरियंसेस इक्वल इक्वल फोर्स ऑफ रिएक्शन रिकॉइल इन द ऑपोजिट। ये आपका इसका आंसर बनेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम और सेम लेंथ हैव amplitude ratio 1:2, what is the ratio of their time period? क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा है। ये आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से समझते हैं के ऊपर उसको टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आप कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से समझते हैं के लिए ये क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पेंडुलम की लेंथ तो सेम है और यहाँ एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है 1:2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे सिंपली आपका आंसर होगा 1:1। अब कैसे होगा ये समझ, तो जो 1:2 दिया था कोई काम नहीं था, इस न्यूमेरिकल में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है आपका पेंडुलम का वो आपका लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ, एम्पलीट्यूड पे तो कोई उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती है, सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ था। आपको मेनली यहाँ पे ये फोकस करना था पेंडुलम की लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, एक ही जगह पे वो लोग ऑसिलेट कर रहे होंगे तो ग्रेविटी भी सेम होगी, इसकी वजह से इनका टाइम पीरियड का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज 1:1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 5, इनिशियली रेस्ट पे है तो यू 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड आफ्टर 5। तो टाइम गिवन है आपको 5 सेकंड, वेलोसिटी आप पूछ के रखी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टू। तो u 0 है, ये 2 है एंड टाइम है 5, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 10 मीटर पर। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन बी है हमारे पास और ये टोटल आपको 40 मार्क्स का सेक्शन होता है। ठीक है, और इसमें आप टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम तो सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको इसमें से कुछ 4 ही सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है, डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं हम, देखिए कैसे करना है। आप सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपकी डेरिवेशन लिखनी है, तो इन स्टेप 1 आप लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, फिर इनके सिंबल्स लिख दीजिए, डिस्टेंस जिससे रिप्रेजेंट होती है एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी ओवर 2 एंड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। ठीक है, देन आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टू। ठीक है, एंड आप इसके इक्वेशन डाल देंगे, इक्वेशन 1। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ v। इक्वेशन 1 v की वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना होता है, तो फिर देखिए क्या आएगा, इज इक्वल टू u प्लस v की वैल्यू है u प्लस 8/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, u प्लस u ऐड होके ये बन जाएगा 2u प्लस 80/2 मल्टीप्लाइड बाई t, मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। देन आपको टू दोनों को डिवाइड कर लेना है। ठीक, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 2ut बाई t प्लस 80 स्क्वायर बाय, सॉरी t नहीं है यहाँ 2 है, 2/2। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल, देन आपका रिजल्ट रेडी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच। यहाँ पे आप हेडिंग बना देंगे, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा टू प्रूव एंड देन आपका यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये पूरा प्रॉपर आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, देन आप ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्ले व्हाई अ पेंडुलम क्लॉक गेट्स स्लो ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पर पेंडुलम क्लॉक स्लो क्यों हो जाती है, तो इसका रीजन देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर लिख रहे हैं। आंसर टू ड्यू टू in temperature, the effective length of pendulum changes, and we know time period is directly proportional to the square root of effective length. Hence, pendulum clock goes slow during summer. ठीक है, आपको ये पूरा प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। तो एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जब समर का टाइम होता है तो जो आपका पेंडुलम होता है, क्योंकि वो मेटल का बना होता है, तो उसकी जो लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसका टाइम पीरियड होता है वो भी चेंज होता है, बिकॉज टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। द पेंडुलम क्लॉक गोज ड्यूरिंग समर। ये प्रॉपर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 kg experience a constant force of 2000 Newton. What is acceleration of particle and the particle starts from what is velocity? Can you पेश कर लेते हैं मास एंड फोर्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास दैट इज 100 kg एंड आपको फोर्स गिवन था जस्ट 1000 न्यूटन, नहीं 2000 न्यूटन। फोर्स है 2000 न्यूटन एंड आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ के रखा था एक्सेलरेशन। तो वेरी इजी, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स है आपके पास 2000 एंड मास कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे ये आंसर बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड हमको बतानी है। ठीक है, टाइम इसमें हमको दिया है सेकेंड वाले पार्ट में 5 सेकेंड, और ये बोला है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, v इज इक्वल u प्लस एच एंड u 0 है। एक्सेलरेशन अभी हम लोग ने फाइंड किया 20 आया एंड टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वेलोसिटी हमारी क्या बन जाएगी 100 मीटर पर। ये रहेगा आपका तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि दो डेफिनेशंस लिखनी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड लैटरल इन्वर्जन की। तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है, आप देखिए क्या होगी। द पॉइंट at which the incident ray strikes the reflected surface known as point of incidence। ठीक है, तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन रहेगी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की क्या होता है, ये जैसे आपका रिफ्लेक्टर सरफेस है, इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक करी, पॉइंट पे स्ट्राइक करी, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट क्या है, द लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन द interchanging of left and right side of an image in a plane mirror known as lateral inversion। मेरा क्या होता है कि हमारा लेफ्ट और राइट साइड इंटरचेंज हो जाता है, इसी फिनोमिना को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
explain why an athlete lands on sand or foam instead of hard floor while taking a long jump. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। When an athlete lands on sand, his feet pushes the sand for some distance। ठीक है, जब भी वो लैंड करेगा तो उसकी जो फीट होगी वो सैंड को कुछ डिस्टेंस के लिए पुश करेगी। ठीक है, increases the time duration for his feet to come to rest। As a result, the force exerted on his feet decreases as he is safe from getting hurt। और देखिए ये मैंने कैसे आंसर लिखा है, को लिखने का तरीका ऐसा प्रॉपर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट इस शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से देखें तो फोर्स क्या है, टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने से क्या फायदा है, जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है जो फोर्स लगता है कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एथलीट होता है चोट नहीं लगती है, वो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो उसको चोट नहीं लगेगी। इसी बात को मैंने एक्सप्लेन किया है इस स्टेटमेंट के थ्रू। आप भी ऐसे एग्जाम में एक्सप्लेन करें देन आपको मार्क्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। ये आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। आपको इस ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये सिंपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब भी आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो आपको क्या निकालना होता है, स्लोप। ठीक है, आपको ये स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। और सिर्फ यही वाला स्लोप क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि स्लोप में ये हम एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन है। यहाँ से यहाँ तक का स्लोप आप फाइंड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो चलिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर 2 माइनस 1 लगाएंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये है x1, ये है x2, ये रहा y1 और ये रहा y2, सारी वैल्यूज हमारे पास है। तो 10 माइनस 0 बाय 40 माइनस 0, तो ये क्या बन जाएगा, 10 बाय 40 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.25 एंड एक्सेलरेशन है तो उसकी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, व्हाट्स द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन एंड फॉर हाउ मच टाइम इज इट मेंटेन्ड। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी गई है तो यहाँ ग्राफ से ही पढ़ लीजिए। यहाँ 0 से इसने स्टार्ट किया, मैक्सिमम वो कितनी वेलोसिटी तक गई है, 10। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा तो 10 उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। नेक्स्ट क्या है, एंड फॉर हाउ मच टाइम इट इज मेंटेन। ये जो 10 की वेलोसिटी वो कितने टाइम तक मेंटेन रही थी। देखिए जब 40 सेकंड का टाइम था तो उसने 10 की वेलोसिटी अटेन करी, और 420 सेकंड का जब टाइम था वहां तक इसकी वेलोसिटी 10 पर ही मेंटेन्ड है। ठीक है, तो 40 सेकंड से लेकर के 420 सेकंड तक उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 की ही बनी रही। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 40 और 420 के बीच का गैप कितना होता है, तो ये होता है आपका 380 सेकेंड तक के लिए की वेलोसिटी कितनी बनी रही, 10 बनी। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको सिंपली क्या निकालना पड़ता है, पूरे स्लोप के नीचे का जितना भी एरिया कवर किया है, ये पूरा एरिया
आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, शेप को देख के, यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है, ये जो शेप है ये है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, हम लोग नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर फ्लो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, एरिया किसका है, ट्रेपेजियम का, तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इन हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी पैरेलल साइड क्या है, ये रही उसकी पैरेलल साइड और ये पूरी है उसकी पैरेलल साइड। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, ये थी 38, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो पूरी टोटल कितनी है 500। तो 500 प्लस 380 करेंगे तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं, 500 प्लस 380 करेंगे तो 880 आएगा, और हाइट वो टोटल कितनी गई है 10 मीटर पर सेकेंड तक गई है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर रेडी है। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स में कट होगा, और ये हमारा हो जाएगा 4400 मीटर, यहाँ पे आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, कितना आया 4400 मीटर्स आए, और टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है 500, 500 से यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका पॉइंट में आंसर बनेगा, ये हो जाएगा 8.8, और वेलोसिटी है की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो ये आपका फाइनल इसका सोल्यूशन होगा। तो 3 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड सिंपल पेंडुलम। तो पहला टर्म हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो पहला टर्म है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड is known as frequency of oscillation, ठीक है। एंड इट्स यूनिट भी आप लिख सकते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, द टोटल लेंथ of the string to the radius of bob is known as effective length, and it is denoted by small n. एंड नेक्स्ट डेफिनेशन हमें क्या दी है, टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। और की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, तो ये सारे आपके रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, explain why does a passenger fall down when he jumps out of moving train। तो नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर लिखेंगे, देखिए, when the passenger is inside the train, his whole body is in
स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, जब वो ट्रेन के अंदर होता है, मूविंग ट्रेन के, तो उसकी सारी की सारी बॉडी किसमें होती है? स्टेट ऑफ मोशन में होती है। एंड as soon as he jumps out of the train, he jumps out of the train, his feet touches the ground and his lower body part comes to rest, but his upper body, due to inertia of motion, remain in state of motion. Hence, he falls down in the direction of the moving train. तो ये आपका आंसर बनेगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, काफी आपको लेंथी लग रहा होगा, बट अगर आप इसको समझ के लिखेंगे तो आप भी अपने वर्ड्स में इसको इतना लिख सकते हैं। कुछ नहीं है कि जब वो पैसेंजर ट्रेन के अंदर होता है तो क्या होता है कि पूरी बॉडी क्या होती है? मोशन में होती है। बट जैसे ही वो ट्रेन से जंप करता है तो उसकी जैसे फीट ग्राउंड को टच करते हैं तो ग्राउंड तो रेस्ट पे होता है, जिसकी वजह से उसके फीट यानी लोअर बॉडी पार्ट पूरा किसमें आ जाता है? रेस्ट पे। बट अपर बॉडी पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से किसमें रहता है? मोशन में रहता है, जिसकी वजह से फॉल हो जाता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही होती है। क्या आगे एक और भी क्वेश्चन इसमें बनता है कि क्या करना चाहिए कि वो ट्रेन से कूद भी जाए और वो गिरे भी ना। तो इसके लिए उसको जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में थोड़ा डिस्टेंस अगर चल लेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी। इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है। फिलहाल आपको इतना ही दिया था तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 2 kg is moving with a velocity of 10 meter per second on applying a constant force for 5 seconds, requires a velocity of 20 meter per second। ठीक है, कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मास है, इनिशियल वेलोसिटी है, क्या क्या दिया है, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मास है 2 kg 5 2 kg 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड और ये आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इसको हम लोग P1 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो P1 का फॉर्मूला हो जाएगा mu। तो मास है हमारा 2 और इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो ये हो जाएगी हमारी 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइनल मोमेंटम, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा mv। तो मास तो 2 ही है एंड फाइनल वेलोसिटी 20 है, तो ये बन जाएगा आपका 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? एम वी माइनस यू ओवर। ठीक है, तो मास है 2, वी माइनस यू यानी 40 माइनस 20 एंड सॉरी 40 माइनस 20 नहीं 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 ओवर टाइम कितना दिया? 5 सेकेंड। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20/5 और ये आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी गिवन है, सॉरी वेलोसिटी में गिवन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या था क्वेश्चन? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपसे पूछा हुआ है।
तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और ये जो हमने सॉल्व किया हुआ है ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है फोर्स, तो मास हमें कितना गिवन है 2 एंड एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया, तो हमें एक्सेलरेशन यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू ओवर, तो v है तब 20, u है 10 और टाइम कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 10/5, ये कितना बन जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन भी कितना मिल गया 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ न्यूटन आएगा, ठीक है। ये दोनों आंसर सेम इसीलिए आ रहा है बिकॉज आपका जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो यही एक्सप्लेन करता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसीलिए दोनों आंसर सेम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया, ओके ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूटन लॉ of gravitation states that the force of attraction between two bodies is directly proportional to first point, जैसे यहाँ से फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, बिटवीन टू बॉडीज, यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट बनाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास, एंड इसका सेकेंड पॉइंट बनता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इसकी पूरी स्टेटमेंट होती है। और कितने मार्क्स का बना है ये, ओके ये 3 मार्क्स का है, तो आप नीचे पूरा इसका स्टेटमेंट जो पूरा डेरिवेशन होता है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास, ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, ये इनकम्प्लीट था, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। एंड सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ बनेगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों इक्वेशन को आप जब मिला देते हैं तो आपका बनता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, एंड जैसे इक्वल का साइन लगाते हैं यहाँ कांस्टेंट आ जाता है f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन बनता है, और यहाँ पे g क्या है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। तो ये पूरा प्रॉपर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इमेज इज इरेक्ट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इमेज इज लैटरली इनवर्ट। नेक्स्ट क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला है व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ओके। दोनों पार्टिकल्स, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए वाला और बी वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस देखिए यहाँ से कितनी है, ये 10 से स्टार्ट हुआ है और ये 20 से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर की। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, ए का निकालना है स्लोप, ठीक है। ए वाला ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हुआ, तो इसके सामने वाला ये हो गया x1 और ये हो गया आपका x, ये रहा y1 और ये इसके सामने वाला ये y2। तो स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 ओवर 2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू 25 है, y1 आपका 10 है,
2 10 है और x1 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 माइनस 10 करेंगे तो हो गया 15/10, यानी आंसर हो गया आपका 1.5। वेलोसिटी है तो 1.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। बी का देख लेते हैं। बी आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंड हुआ है, तो इसके सामने वाला x1, ये रहा x2, ये हो गया y1 और ये इसके सामने वाला ये y। ठीक है, तो बी वाले के लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। y2 माइनस y1 ओवर 2 माइनस x1। सो y2 की वैल्यू है 25, y1 यहाँ पे 20 है, x2 मेरा 10 है और x1 0 है। तो इस बार ये हो गया 5/10, यानी हमारा आंसर आ गया 0.5। ठीक है, तो बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम पार्टिकल ए कैचेस द पार्टिकल बी। देखिए ए ने बी को कहाँ पे कैच किया है? पॉइंट पे। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका, पॉइंट ए ने बी को कैच कर लिया और के रिगार्डिंग टाइम आप देखें तो वो कितना है अब 10 पे, तो 10 सेकेंड पे जाकर ए वाले पार्टिकल ने बी को कैच किया। इसके सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव लीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में हमें 3 डिफरेंस लिखना है, तो इसे कैसे लिखेंगे? मास वर्सेस वेट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दोनों की डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। ठीक है, वेट क्या होता है? द फोर्स विथ अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है वही वेट हो जाता है। सेकेंड हम डिफरेंस ये लिख सकते हैं दोनों की यूनिट। तो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एसआई यूनिट केजी। और वेट की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट न्यूटन। ठीक है, एंड थर्ड हम यहाँ से लिख सकते हैं इट एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं इट चेंज विथ द change in acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे चेंज होगी वैसे बॉडी का वेट भी चेंज होता है। 3 डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई डू द फ्रूट्स फॉल डाउन ऑन शेकिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक है, ये आपका इनर्शिया से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखिए, तो देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? ऑन शेकिंग द ब्रांच ऑफ ट्री दे कम इन मोशन, वो मोशन में आ जाएंगे। While the fruit due to inertia remain at rest। inertia की वजह से रेस्ट पे रहेंगे, so the massive and weakly attached fruit get detached from the branches at gravity pulls them downward and fall। तो ये इसका आंसर बनेगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट पर रहते हैं और जो वीकली अटैच फ्रूट्स रहते हैं ब्रांचेस से डिटैच हो जाते हैं और फिर ग्रेविटी उनको डाउनवर्ड पुल कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एक्सेलरेशन है
50 मीटर की डिस्टेंस है। फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन बाय हर। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। इनिशियली एट हियर और डिस्टेंस दिया है एंड आपको एक्सेलरेशन दिया था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड आपको वेलोसिटी निकालनी है और क्या दिया है, हाँ डिस्टेंस 50 मीटर, डिस्टेंस 50 मीटर का है एंड आपको टाइम भी फाइंड कर, ठीक है, ये दो चीजें आपको निकालनी है, वेलोसिटी एंड टाइम। तो एस यू ए और बी ये आपका कोई सेकेंड थर्ड वाली जो इक्वेशन होती है इसमें ये आपको तीनों चीजें मिलती हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 एक्सेलरेशन है 4 का, डिस्टेंस। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 50 इंटू 4, 200 इंटू 400 बन जाएगा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आंसर बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है यहाँ से। तो टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है v माइनस यू ओवर ए। तो फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की 20 आई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी एंड एक्सीलरेशन आपका 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 20/4 तो आपका आंसर हो जाएगा 5 से, ठीक। तो ये रहेगा इसका सही। और नेक्स्ट, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन खत्म हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका डायग्राम देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनाते हैं। आपको पहले ऐसे सरफेस दिखाना पड़ेगा जो कि रफ हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सारी इंसिडेंट रेज को बनाना है जो कि बिल्कुल एकदम ऐसे पैरेलल आएंगे, देखिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में आरो रहेगा। फिर आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी उनको आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्स करना है। तो ये आपका डायग्राम रहेगा और आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी है। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, ड्यू टू uneven surface the light rays coming parallel to the surface gets reflected of different direction, gives rises to irregular reflection। तो ये आप ऐसे एक्सप्लेन करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ रॉकेट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट क्या है, इनसाइड द रॉकेट gas are burned at very high pressure and temperature and put backward through the nozzle। इसके nozzles बैकवर्ड पुश कर दिया जाता है। सो द रॉक फ्लाई फोर्स, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फोर्स ऑफ एक्शन द बैकवर्ड डायरेक्शन
So as a result, the gas also applies force, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिएक्ट इक्वल टू एंड एन ऑपोजिट, या ऑपोजिट की जगह आप लिख दीजिए अपवर्ड डायरेक्शन equal to and per direction to the rocket, to on the rocket, on rocket, which moves the rocket in what direction. तो ये इसका आंसर बनेगा कि रॉकेट में क्या होता है, जो गैसेस वगैरह होती है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, जिससे कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काफी तेज फोर्स के साथ नीचे की ओर निकलती हैं। तो रॉकेट उनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, फिर इक्वल में जो गैसेस होती है वो भी रॉकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं, जो कि हेल्प करता है रॉकेट को मूव करने में इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपको आंसर लिखना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ अ कार एट डिफरेंट इंस्टेंस इन फिक्स्ड डायरेक्शन। एंड यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पहला काम क्या करना है, इनसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टाइम, ये टाइम एक्सिस होती है, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और देख लेते क्या क्या टाइमिंग है। टाइमिंग है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। आपको एग्जाम में बिल्कुल इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लेके इसको बनाना रहेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दी हुई है, 0 20 40 से यहाँ डिस्टेंस लिखी है और नीचे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक एरर है यहाँ पे, आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करना है 0 20 40 60 80 100। तो 0 20 40 60 80 एंड 100। तो देखिए ग्राफ आपको कहाँ से बने, 0 पे 0 रहेगा, 1 पे 20, 2 पे 40, 3 पे 60 एंड देन 4 पे आपका 80 है और 5 पे कितना 100 है, ठीक है। तो सारे पॉइंटर्स को आपको स्ट्रेट लाइन जोड़ना रहेगा। थोड़ा मैंने फ्री हैंड बनाया तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा होगा, बट ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, प्रॉपर आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। तो देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन, फाइंड वेदर द मोशन ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म है, क्यों यूनिफॉर्म है, बिकॉज आपकी जो लाइन बनेगी पूरी स्ट्रेट बन रही है, ठीक है। अगर कर्व बन रही होती तो हम नॉन यूनिफॉर्म पे टिक करते। नेक्स्ट क्या है, यूज द ग्राफ ऑफ अ कार, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड करना है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्राफ गया, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया x1, ये हो गया x2 और ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका y2। स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 है 100, y1 0, x2 5 और 0। तो 100 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा वो होगा 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एट t इज इक्वल टू 2.5 एंड t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड। ओके, 2.5 एंड 4.5, तो 2.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। कि आप बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच, तो यहाँ से ये इसके एकदम बीच में बने,
ठीक है। यहाँ पे जो 40 और 60 के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कितनी होगी, 50। ठीक है। और 4.5 से भी आप ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा, तो यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू बनेगी वो होगी 90। तो 90 से 50 के बीच का आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो बनेगा आपका 40 मीटर। तो सेकेंड वाले पार्ट का जो आपका आंसर बनेगा वो होगा 40। ठीक है, सारे क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सारे क्वेश्चन सोल्यूशन खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।